मेरे युवा मित्रों, नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एग्ज़ाम फोबिया एक ऐसा मनोवृत्ति और मनोरोग की तरह हमारे जीवन में हावी हो जाता है कि कई बार हमारे अनचाहे परिणाम हमें ले डूबता है। रिजल्ट का आना और रिजल्ट के बाद की जो परिस्थितियों का बनना, यह हमारे कुछ युवा मित्रों के लिए, खासकर किशोरों के लिए, एक बड़ी सुखदाई और एक कष्टदायी पहलू होता है। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है 10वीं और 12वीं का, तो ये 10वीं की जो उम्र के बच्चे होते हैं, ये अपने आप को डीपली नहीं समझ पाते, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठता को नहीं समझ पाते। वे भाव में ज़्यादा जीवन जीते हैं, भावातुर होते हैं। उनके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है वो बैठ जाती है। हमारे समय की, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ मित्र। जब मैं 11th क्लास में था, माने हमारे समय में बोर्ड 11th क्लास में था, हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ। उस समय फ़ोन, मोबाइल और कंप्यूटर इत्यादि का ज़माना तो था नहीं। गवर्नमेंट की किसी दफ्तर में रहा होगा। जब हम एग्ज़ाम दिलाते थे तो एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित रहते थे। मेरे कई साथी एग्ज़ाम को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे। ये प्रश्न आएगा, नहीं आएगा, ये ऐसा है, वैसा है। रात भर उधेड़-बुन चलता था। सुबह मॉर्निंग पेपर दिला के आते थे। पेपर दिलाने के बाद भी उनका उधेड़-बुन चलते रहता था। उन्हीं में मेरा एक ऐसा मित्र था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उनको पहले से ही पता था कि उनका पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है, पर वो इस बात से खुश रहता था कि मैंने साल भर मेहनत कम की, ठीक, मेरे पास बुद्धि कम, मेरा सब कुछ कम है, मैं इसके बावजूद भी मैं पास होने के लिए पूरी संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं नियर अबाउट पास हो जाऊँगा या सप्लीमेंट्री आ जाऊँगा। उनकी खुशी पास होने में और सप्लीमेंट्री में था। मेरे एक और मित्र थे जो पढ़ाई में सबसे ब्रिलियंट था। हम जितने भी ग्रुप थे, 8-10 मित्र, उनमें सबसे ज़्यादा उनका ब्रिलियंटपन था। लेकिन वो हमेशा चिंतित और डर और भय में रहते थे। पढ़ते समय भी वह पढ़ाई में बुद्धिमान था और उसके बार बार वो अपने रिपीट करते थे कि मैं, ये मेरा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें मेरा होगा जितना होगा, मेरा इतना परसेंट आएगा। और घर वाले भी उनको कहते थे कि मेरा बच्चे का इतना परसेंट से कम नहीं होगा। बड़े शानदार, मैं तारीफ भी होते थे, ये होते थे। वो तारीफ का होना उनके लिए बड़ा कष्टकारक हो गया। मान लीजिए उसने 80% पिछली क्लास में लाया था, अब इस क्लास में यदि उसका 80% नहीं आता है तो उसे बहुत बड़ा दुख होगा। ये जो भाव का जो कष्ट है, ये 80% से नीचे आया, इसमें कोई गाज तो नहीं गिर गया, इसमें कोई बहुत बुरी बात तो नहीं हो गई, लेकिन वो भाव जगत में जीने के कारण वो कष्टमय हो गया। क्योंकि घर वाले भी बोल देते हैं, क्या भाई आपने साल भर मेहनत किया, इतनी परसेंट आया, इतना ही अंक आया, ऐसे बोल देते हैं जैसे कि कहीं आप जा रहे हो और रास्ते में कहीं से अंक मिल जाता है। अरे भाई, वो एग्ज़ाम है, हमने पढ़ाई की, साल भर पढ़ाई की, हो सकता है कि वह एग्ज़ाम में लेने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे आंसर से उतना सटीक नहीं बैठा। फिर इसमें भी कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे कुछ शिक्षक जांचते जांचते ऐसे जांच देते हैं कि बच्चों का धड़ाधड़ नंबर कम हो जाते हैं और उनका आने वाला टॉप रिजल्ट नुकसान चला जाता है। मेरे घर के खुद बच्चे का मुझे अनुभव है कि उनका जो 12वीं का पर्चा था इंग्लिश में, उनको मिलना था 92 और मिल गया 45 मिल गया। हालांकि उन्होंने 99% का 99 अंक का बनाया था। हम रायपुर स्टेशन में थे और उनका रिजल्ट आ गया। उनके रिजल्ट के ज़माने मोबाइल का ज़माना था। अब उनका इंग्लिश में 45 आया, 45 आया, सन्न हो गया। सारे विषय के अलग अलग देखा, मैं समझ गया कि कोई तो ऐसा लोचा हो गया। फिर मैंने उनको समझाया कि रिजल्ट है, पुनर्मूल्यांकन कराएंगे, पुनर्गणना कराएंगे, ज़्यादा होगा तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन टेंशन लेने का काम नहीं है। जिन्होंने गलत तरीक़ा से जांच की है, अब ये उनकी बारी है,
लेकिन हम एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं कि क्या मैंने कहाँ कहाँ पेपर बनाया था। मित्रों, वो अंदर से बड़े दुखित हो गए थे। उस समय मैं ज़रा भी यदि मैं ये कह देता कि ये तुमने क्या किया, तुम बोल रहे थे इतना अंक आएगा, इतना आ गए, आना था आपको टॉप 100 में, आए नहीं, यानी मेरे द्वारा किए गए कुछ भी एक वक्तव्य उसकी भाव को इतना चोट पहुंचा देता कि हो सकता है कि वह अपने लाइफ में वो कुछ भी अनचाहे कदम उठा लेता। लेकिन मैंने उसको उस समय लॉजिक समझाया और बाद में जब पुनर्मूल्यांकन किया गया, मित्रों 55 अंक का वृद्धि हुआ। अब बताइए 95 से ऊपर परसेंट लाने वाला एक बच्चा का जब आप इतने बुरी तरह से अंकों को जांच करेंगे, तब उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरता है। शायद मेरी उस शिक्षक बंधु को यह अनुमान नहीं कि आप यदि किसी बच्चे का एक नंबर ज़्यादा दे दो पर एक नंबर कम मत करो। ये हमारे जीवन का सिद्धांत था। हम अक्सर अपने शिक्षकों से कहते हैं कि उन्होंने यदि 70 का बनाया है तो आप 71 दे दो, एक ज़्यादा दे दो चलेगा, लेकिन आप एक कम मत दो, क्योंकि वह बच्चा नाउम्मीदी खो बैठेगा। वो अपने जीवन से न जाने वो कौन से कौन घटनाएं कर लेंगे। लेकिन समाज है, कितने पीने वाले लोग हैं, कितने खाने वाले लोग हैं, कितने नशा में रहते हैं, कितने पैसे के धुन में अपने आंसर शीट जांचते समय जाने कैसे कैसे मूल्यांकन करते रहते हैं। तमाम तरह के लोगों से भरा पड़ा है। इसलिए मेरे युवा मित्र, आपका रिजल्ट वह महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना आपका ज्ञान महत्वपूर्ण रखता है। कमजोर बच्चे कभी भी रिजल्ट को लेकर के हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसको रिजल्ट फोबिया नहीं होता। रिजल्ट फोबिया होता है हमारे ब्लिंड बच्चों को, जिन्होंने या तो किसी भी तरह से अंक लाते हैं और अपने आप को एक स्टेटस बना लेते हैं, उनके परिवार वाले, घर वाले, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या वगैरह वगैरह से एक ऐसा एक इमेज बना लेते हैं कि मैं इससे कम में नहीं आएगा तो ये होगा वो होगा, और वह उसी इमेज में अपनी दुनिया में खोए रहता है। अचानक कोई सडनली उनका रिजल्ट ऐसा हो जाता है कि उसके सोच से बाहर हो जाता है, या फिर वो दुनिया को बता रहते हैं कि मैं इतने अंक लेके आऊँगा, लेकिन उसको पता रहता है कि शायद आए भी शायद नहीं भी आए। ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए खर्च हुआ रहता है। घर का वातावरण ऐसे होते हैं कि यदि कम अंक आ गया तो लानतें भरे बातें बोल देते हैं, गुस्सा वाले बात बोल देते हैं, बस तुम्हारा हो गया ऐसा बात बोल देते हैं कि बच्चे अंदर से एक मानसिक रूप से वो बहुत परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आपका रिजल्ट खराब आया, इसके पीछे आपको भाव में नहीं दौड़ना है। आपको ये देखना है कि रिजल्ट बुरा आने का कई फैक्टर्स होते हैं। पुनर्गणना एक माध्यम है, पुनर्मूल्यांकन एक माध्यम है। आप देख सकते हैं, दोबारा जांच कर सकते हैं, दोबारा पेपर में बैठ सकते हैं। सुधार भी एक माध्यम है, आप अपने पर्चा दोबारा दे सकते हैं। तो आपके पास इस लाइफ के पूरे विकल्प खुले रहते हैं। मित्र, आप अपना विश्वास कायम रखें कि आपके अंदर में अभी भी वो बेस्ट IQ है। आप एक अच्छे लाइफ जी सकते हो। अभी आपके पास अवसर ही अवसर है। अभी आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसके कारण से आपको लज्जित होना पड़े, शर्मिंदा उठाना पड़े। मेरे एक दोस्त था, वो हर साल ऐसा लगता था कि अब फेल होऊंगा, अब फेल हो ही जाऊंगा। वो हमसे बोला भी करते थे रिजल्ट आने से पहले, अब इस साल तो मैं फेल होना मेरा तय है। घर के लोग बड़े डांटते, बड़े चिल्लाते और वो मुस्कुराते हुए निकल जाते। और वह धीरे धीरे 3rd डिवीजन पास होते होते उसने MA तक कर लिया, स्नातकोत्तर कर लिया, बाद में शिक्षक भी बन गए। अब वो बच्चों को यह समझाते थे कि देखो, आप लगातार कोशिश करते रहो। जिस तरह से मैं एक कमज़ोर छात्र होते हुए भी मैंने मेहनत किया, और मैं ये हमेशा सोचता था कि मेरा काम है पर्चा दिलाना। अब रिजल्ट कैसा आएगा मैं उस पर ज़्यादा फिक्र नहीं करता। इसलिए मैंने आज यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत से तत्व होते हैं जिसके कारण से हमारा रिजल्ट में अंक अप डाउन हो जाता है। मेरे युवा साथियों से और माता पिता से और उनके दोस्तों से
एक ही आग्रह है कि रिजल्ट कुछ भी आए, आप सिर्फ मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए कि आपने पर्चा जब ये सब बनाया था तो आपका सही सही गया था। ठीक है, हो सकता है कि कई कारणों से, कई त्रुटियों की वजह से भी हमारा अंक कम हो जाता है, कई बार खराब मूल्यांकन से भी कम हो जाता है, कई बार शिक्षक जांचते जांचते आपका कई अंकों को वह छोड़ देता है। जैसे बताया ना कि जहाँ 95 अंक आना था, वहाँ मेरे सब बच्चे को सिर्फ 45 मिला था। मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करने पर यह मालूम हुआ कि वह 50 अंक को वह जांचा ही नहीं था। तो ऐसे यदि मान लीजिए उनके साथ 3-4 विषय में हो गया होता तो उनका रिजल्ट टॉप आने के बजाय वो तो फेल हो गया होता, फिर उनके साथ क्या हो गया होता। तो मेरे शिक्षक बंधुओं से भी आग्रह है कि आप खराब मूल्यांकन ना करें, क्योंकि आपका 2 रुपए का कमाने की जो जुगत है या जल्दी जल्दी पेपर जांचने की जो टारगेट पूरा करने की जो तनाव है, इससे हमारे बहुत से बच्चों का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। किसी की सपना टूटता है, किसी का मनोबल टूटता है, किसी का ज़िंदगी ही बदल जाता है, कोई अपराधी प्रवृत्ति खो जाते हैं, कोई अपने आप को खो बैठता है, किसी घर परिवार में तनाव हो जाता है, कितने बच्चे अनचाहे कदम उठा लेते हैं। तो शिक्षक बंधुओं से भी, हमारे जितने भी टीचर से मूल्यांकन करता है, या तो वो मूल्यांकन ना करे यदि उनसे गलती होता है तो, और गलती करने की गुंजाइश ना करे। हमारे शिक्षक बंधु सिर्फ पैसा कमाने के लिए मूल्यांकन ना करें, बल्कि इसलिए मूल्यांकन करें को पर्चा दिया है, उस पर्चे को भली भांति पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद उसके अंक को कम ना किया जाए, उसको कम ना तर आंका जाए। आप बेहतर जांच करें, अच्छी जांच करें, कम ना दिया जाए। यदि यह सिद्धांत से यदि आप पेपर का मूल्यांकन करते हैं तो गलती होने की संभावना ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं हर साल हजारों की संख्या में हमारे बच्चे पुनर्मूल्यांकन कराते हैं। आखिर इस पुनर्मूल्यांकन कराते इसके तरफ हमारे ध्यान क्यों नहीं जाता? यानी इतने बच्चे असंतुष्ट होते हैं आपके मूल्यांकन से। तो ये हमारे शिक्षक बंधुओं का लूजर और फेलियरपन है कि वह मूल्यांकन करते हुए इतने गलत मूल्यांकन करते हैं कि हमारे हजारों छात्रों को भरोसा नहीं है कि हमने सही ढंग से मूल्यांकन किया है। तो कई फैक्टर्स होते हैं, इसलिए जब भी कोई रिजल्ट निकले तो हमारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? यदि उनका मूल्यांकन सही नहीं गया है तो हमारे पालक, हमारे जो माता पिता हैं, इस बात पर भी गौर करें कि हो सकता है कि हम इसका पुनर्मूल्यांकन कराएंगे। अपने बच्चों को उस वक्त ना डांटें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साल भर मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ट्यूशन जाते हैं, माता पिता को धोखे में रखते हैं और रिजल्ट आते हैं उस समय डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भय होता है कि मेरा रिजल्ट कम आएगा तो माता पिता चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, कुछ भी करेंगे। तो और मेरे पास तो एक 8वीं क्लास के बच्चे का फ़ोन आया, उसका रिजल्ट निकला हुआ था और रात में वह व्हाट्सअप करते हैं, गुरुजी मेरे जीने का इच्छा समाप्त हो गया है, मेरे माता पिता बहुत चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, और मैं एक विषय में फेल हो गया हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा निराश हूँ और मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ ना करूँ। तो मैंने उससे व्हाट्सएप में कहा, बेटा एक काम करते हैं, चलिए हम 10 मिनट के बाद फ़ोन लगाते हैं, आप मेरा 10 मिनट वेट करो, हम बात करेंगे, देखते हैं कि आपके संबंध में हम क्या मदद कर सकते हैं। और फिर मैंने 10 मिनट के बाद उनसे फ़ोन लगाया, हमने बातचीत की और हमने कहा कि सुबह हम इस संबंध में और गहन चर्चा करेंगे। मैंने 2 दिन तक उसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों पर हम बात करते रहे और फिल्मों पर बात किए, दोस्तों पर बात किए और जीवन के उनके सपनों पर बात किए। हमने परीक्षा के अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ों पर बात किया और उसका दिमाग से वो जो टेंशन था, वो जो दबाव था, माता पिता ने जो डांट लगाया था, वो कम होता गया। और जैसे कम हुआ तो फिर हमने कहा कि वो फेल हो गए हैं, इसे स्वीकार लो। दूसरी बात, आप अपने माता पिता को एक बात स्पष्ट कर दो कि मैंने अपना जो परिश्रम किया था उसके अनुरूप मेरा अंक आया। अब मैं इस बार कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर काम करूँ और मैं बेहतर करूँ, और इसके लिए पढ़ाई का आपने शुरू कर दो। आपने पढ़ाई नहीं कर पाया था इसलिए रिजल्ट खराब आया, तो इस बार आप बिना विलम्ब किए अपना जो कमज़ोर विषय है उसको पढ़ाई शुरू कर दो। 1 हफ्ते में आपका घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। मित्र,
उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने उनको बोला था। 15 दिन के भीतर में उनके घर के माहौल फिर चेंज हो गया, एकदम खुशी का माहौल आ गया, एक अच्छा माहौल आ गया। और वो बच्चे फिर मुझको 15 दिन के बाद फ़ोन करके कहते हैं, गुरुजी धन्यवाद, मैं तो अपने इस कीमती जीवन को समाप्त ही करने वाला था, लेकिन अब मुझे अकल आ गया है कि जीवन में कोई भी घटनाएं हो, जीवन से बड़ी नहीं है। हमारा कोई भी एग्ज़ाम हमारे परिश्रम से बड़ा नहीं है। हमारा कोई भी मूल्यांकन मेरे अपने विश्वास से बड़ा नहीं है। मैं दुनिया मुझको किस तरह से आकलन करती है, इससे अब मुझे लेना देना नहीं है। मेरा काम है परिश्रम करना, एक नियम बनाना, एक से एक श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ना, अपने हैबिट में चेंज करना और अपने ड्रीम को पाने के लिए अथक परिश्रम करना। मैं इससे ज़्यादा मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि यह दुनियादारी जितने भी मुझको हंसते थे आज वो रो रहे हैं, या जो मेरे को लेकर के जो कमेंटबाजी करते थे आज उनके घर में डांट पड़ रहा है, आज वो बुरी तरह से परेशान हैं। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे वो भी परेशान हैं। इसलिए मुझको यह परिणाम से ज़्यादा अपने आप को प्रभावित नहीं करना है। परिणाम के बजाय परिश्रम की ओर मुझे ध्यान देना है। परिणाम के बजाय परिश्रम की ओर मुझे ध्यान देना है। तो मेरे युवा साथियों, आप भी परिणाम से चिंतित ना हो, अपने को अपना स्वप्न पाने के लिए अपनी परिश्रम जारी रखें। भावना को आप कंट्रोल करें और माता पिता भी बच्चों को जो भी करना है जून जुलाई में करें। आपके पास 8 महीना का वक्त होता है मॉनिटरिंग करने का, उसको देखने का, संभालने का और उसके प्रगति के रास्ता बढ़ाने का। और उसको आप मासिक मूल्यांकन देखिए, त्रैमासिक देखिए, अर्धवार्षिक देखिए, और जो जो उनकी ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ का उसको रुझान है, आप वहाँ मदद करते जाइए। आपका बच्चा जब 8 माह आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप अपना हैप्पीपन देंगे, आप उसको वातावरण देंगे, तो वह रिजल्ट अच्छा करेगा ही। मान लीजिए बाय द वे फिर भी रिजल्ट बुरा आ गया, तब भी आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं, हम अगले बार फिर परिश्रम करेंगे और हम बेस्ट करेंगे। तो मित्रों, यदि मेरे माता पिता थोड़ी सी समझदारी कर ले और मेरे युवा बच्चे, मेरे युवा छात्र थोड़ी सी अपने आप को संभाल ले कि दुनिया यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हमें और अवसर मिलेगा और हम इससे भी बेस्ट कर सकते हैं। हम अपने ड्रीम को पा ही जाएंगे। बस हमारा ये लक्ष्य में थोड़ा ब्रेक आया है, इस ब्रेक को हम फिर पार कर लेंगे। एक ब्रेकर आता है, इस ब्रेकर के बाद थोड़ी हम सोचें, अपने को मूल्यांकन करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। इसलिए कोई भी ऐसी भावनात्मक कदम न उठाएं जिससे आपके जीवन को खतरा हो। मेरे मित्र, आप रिजल्ट फोबिया से दूर रहें। रिजल्ट यह एक कागज़ का पर्चा है, आप पेपर दिलाते हैं, होते हैं। आपने कितने क्लास पास किए हैं और आगे और भी क्लास पास करते हुए जाएंगे। अपने ड्रीम को पाना है, बीच के ब्रेकर पर ध्यान नहीं देना है। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।